नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। आज की क्लास में जो रिमेनिंग हमारे प्रोनाउंस है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। रिमेनिंग प्रोनाउंस में सबसे पहले हम ले लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या काम करते हैं? सच प्रोनाउंस such pronouns are used to indicate, or we can say used to tell about things or people which or who are nearby and far। ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं या ऐसे प्रोनाउन हमें बताते हैं उन चीजों और उन लोगों के बारे में जो कि पास में है या दूर है, उनके बारे में इंडिकेट करने के लिए या उनके बारे में हमें बताने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ज्यादा इनके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। ये ध्यान रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस है कब तक प्रोनाउंस है? जब तक कि वो अपने आप में एक सब्जेक्ट बन सकते हो, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन सकते हो। ठीक है, तब जाके वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके साथ अगर नाउन यूज किया जाता है तो फिर ये क्या बन जाएंगे? फिर ये क्या बन जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिखो एक बार। ठीक है, ये बात हो गई। एक बात मैंने क्या लगाई, क्या बताई कि if they stand alone without noun, फिर तो दे आर प्रोनाउंस, तब तो वो प्रोनाउंस है। इफ दे टेक नाउन और नाउन्स आफ्टर देम, फिर क्या है? फिर दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और determiners, adjectives और we can say determiners। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लें, तो
दिस इज योर हाउस, ठीक है, और एक सेंटेंस आ जाए दिस हाउस इज योर्स, दीज आर माय फ्रेंड्स, और these friends are mine। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि ये दिस क्या है, ये दिस क्या है, ये दीज क्या है, ये दीज क्या है। दिस और दीज जो है नियर बाय थिंग्स के लिए, दैट और दोज फार वाली थिंग्स के लिए काम में लिए जाते हैं। ये सिंपल सी चीज अपने को पता है, इस लेवल पर हम आ चुके हैं। ये तो क्या है, ये तो प्रोनाउन है क्योंकि अकेला है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद क्या है, नाउन है, इसके बाद भी क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, एडजेक्टिव है या डेटर्मिनर है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है या डेटर्मिनर है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा था, बस इसके बारे में इतनी ही बात है। लिखें एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बात। अगले प्रोनाउन पर आ जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? Such pronouns are used for two or more people to show mutual relationship, mutual relationship when they are doing the same thing, when they are doing the same thing, जब वो सेम थिंग कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, सेम एक्शन कर रहे हो, तब हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन काम में लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो ईच अदर काम में लेंगे। दो से अधिक लोग हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं तो हम वन अनदर काम में लेंगे, ठीक है। दो लोग हैं, आपस में फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो हम ईच अदर काम में लेंगे। ज्यादा कर रहे हैं लोग तो वन अनदर काम में लेंगे। इस तरह से ईच अदर और वन अनदर को काम में लिया जाता है। सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। यानी दो हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। कितने रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है? दो रेसिप्रोकल हमारे पास प्रोनाउंस है। एक तो कौन सा, ईच अदर फॉर टू, और एक है हमारे पास वन अनदर फॉर मोर देन टू, और मोर देन टू, दो से अधिक के लिए, ठीक है। लिखें एक बार।
लिख लिया होगा भाई, आगे बढ़ रहे हैं। ना इनमें कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए इनमें मैं टाइम नहीं लगा रहा हूँ, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल से ले लेते हैं, जैसे शी एंड आई ऑलवेज हेल्प ईच अदर। मैंने यहाँ ईच अदर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो लोग हैं। जैसे अगर दो से अधिक हो जाए, जैसे माय फ्रेंड्स डू नॉट हेट, हेट वाली बात क्यों करें, माय फ्रेंड्स डू नॉट सपोर्ट वन अनदर। मेरे जो दोस्त है ना, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। मैंने वन अनदर क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। The teachers of this college, the teachers of this college, the teachers of the college never share their secrets with one another। कभी भी एक दूसरे के साथ अपने जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर नहीं करते। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए वन अनदर क्या है या ईच अदर क्या है, तो क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर किसके लिए यूज किया जाता है, दो के लिए, और वन अनदर किसके लिए, दो से अधिक के लिए। बस इतनी ही बात। अब लास्ट में जो प्रोनाउन रह गया वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो पहले हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन करेंगे और फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, क्योंकि वो बड़ा है, उसमें एक दो चीजें मुझे आपको समझानी पड़ेगी। सॉरी। ठीक, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Such pronouns are used to make or start questions। ठीक है, क्वेश्चंस बनाने के लिए, क्वेश्चंस को शुरू करने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं। पूछा जा सकता है आपसे ये क्या है, जैसे व्हाट है, विच है, हु है, whom है। ठीक है, etc। ठीक है, इस पर भी ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन बनेगा नहीं यहां से। जैसे विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। बस एक चीज ध्यान रखेंगे जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कि हम विच का भी यूज पीपल के लिए, पर्सन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, विच इज योर फेवरेट टीचर अमंग आर कॉलेज वंस। जो हमारे कॉलेज के टीचर्स हैं उनमें से आपका फेवरेट टीचर कौन है। तो क्या करने के लिए, चूज करने के लिए विच का जो यूज है वो भी किसके लिए कर सकते हैं, पीपल के लिए,
पर्सन के लिए किया जा सकता है। बाकी हु का तो करते ही है, हुम का तो करते ही। ठीक है, इस तरीके की चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस जैसा कि इनका खुद का नाम है, रिलेशन बताते हैं किससे, अपने से जस्ट पहले जो नाउन आपने यूज किया है, नाउन इक्विवेलेंट जो यूज किया है उससे पहले। such pronouns are used such pronouns are used to show relation with the noun or antecedent used before them। और बड़ी बात बोलूं तो they are used to connect two clauses। ठीक है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का। फिर वो रिलेटिव क्लोज बन जाता है। हमने उसमें डिस्कस किया था, जो हमारा स्पोका था, क्लोज एनालिसिस है, वहां पर मैंने ये डिस्कस कर रखा है कि रिलेटिव क्लोज क्या होता है। ऐसा क्लोज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है वो रिलेटिव क्लोज होता है और अपने एंटीसीडेंट से खुद का रिलेशन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 5 प्रोनाउन आएंगे, उन पर हमें बात करनी है। सॉरी, ठीक बात। यहां से क्वेश्चन पक्का बनने के चांसेस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं, हु है, whom है, ऑब्जेक्ट which है, whose जो है पजेसिव है, हु का whose क्या है, पजेसिव है। ठीक है, और क्या रह गया, दैट रह गया। ठीक है, इन पर हमें बात करनी है। यहां पर ही थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जो रिलेटिव जो क्लोज जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो दो प्रकार के होते हैं। रिलेटिव क्लोज वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ऐसा क्लोज जो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो। रिलेटिव क्लोज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन
एक तो होता है नॉन डिफाइनिंग और एक होता है डिफाइनिंग। इन पर हमें बात करनी। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और एक होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। सबसे पहले हम रिलेटिव क्लोज देखेंगे, फिर हम इन हु का साथ में यूज देख लेंगे किसके लिए होता है अलग अलग। सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, काम हो जाएगा अपना। है ना, पहले डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं वहां भूल गया था, क्योंकि मैं वहां भूल गया था इसलिए। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। दिस क्लोज स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड इट इज यूज्ड to add additional information of its antecedent or about its antecedent यानी इसके पहले जो नाउन आ रहा है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। सबसे बड़ी बात है इट इज नॉट एसेंशियल, यह आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, लिख लो इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इट कैन बी रिमूव्ड, इसको हटाया भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये नेसेसरी नहीं होता है, इसको हटाया भी जा सकता है क्योंकि केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के काम में ये आता है। जैसे देखो कॉमा से जुड़ा हुआ था होता है, एक और चीजें लिख लो, जो भी नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज है कॉमा से जुड़ा होता है। इट इज एडेड बाय अ कॉमा। तो एक कॉमा और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस क्या होता है, ये पैरेंथेसिस होता है, या तो कॉमा से इसको जोड़ते हैं या पैरेंथेसिस से इसको जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हटाया भी जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है ये सेंटेंस में रहे, है ना, इसके भी सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम निकल रहा है। जैसे देखो मैंने लिखा विराट कोहली, पूछा जा सकता है और बहुत अच्छी चीज है, समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूं। विराट कोहली कॉमा, विराट कोहली कॉमा हु इज अ क्रिकेटर, विराट कोहली हु इज अ क्रिकेटर मैरिड अनुष्का शर्मा लास्ट ईयर। मुझे बताओ ये जो है हु इज अ क्रिकेटर, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको अगर हम हटा दें तो विराट कोहली मैरिड अनुष्का शर्मा लास्ट ईयर, ये भी तो सही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
जैसे मैंने लिखा मोदी, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, मोदी हु इज द पीएम ऑफ इंडिया meets the PM of China next Sunday। ये जो है, ये कौन सा क्लोज है? नॉन डेफिनाइट, सॉरी नॉन डिफाइनिंग क्लोज है। क्यों? क्योंकि केवल ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, कॉमा से ऐड हो रहा है। इसको हटाया भी जा सकता है, बिना इसको हटाने के बाद सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम डिफाइनिंग क्लोज में से रिलेटिव क्लोज को हटा देंगे, ठीक है, या डिफाइनिंग जो क्लोज है वहां से रिलेटिव क्लोज को हटा देंगे, तो फिर सेंटेंस का मीनिंग रहेगा ही नहीं। कहने का मतलब अधूरा मीनिंग सेंटेंस देगा, है ना। एक बार लिखो, जब दोनों एक साथ दिखेंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब डिफाइनिंग क्लोज की बात कर ले ना, डिफाइनिंग क्लोज की बात। डिफाइनिंग क्लोज जब हम यूज करते हैं, it is used to make its antecedent definite। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या करता है, ये अपना जो एंटीसीडेंट है, यानी इससे पहले जो नाउन आता है, तो डेफिनाइट करता है। डेफिनाइट करता है यानी इसका मतलब है, ज्यादातर हम कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। फिर दूसरी बात, इट इज नॉट स्किपेबल। इसको स्किप नहीं कर सकते। विदाउट इट द सेंटेंस रिमेन्स मीनिंगलेस। के बिना सेंटेंस मीनिंगलेस रह जाता है, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। इट इज नॉट एडेड बाय एनी कॉमा। दूसरी बात, इसको बिना किसी कॉमा के ऐड किया जाता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज था, हमको उस कॉमा से या पैरेंथेसिस से हमें उसको जोड़ना होता है। ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। चीजों को डेफिनाइट बनाता है, उसके बारे में जो है हमें डेस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में हमें बातें बताता है। ठीक है, जैसे देखो, राधा, है ना। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, राधा, हु इज माय फ्रेंड, राधा, हु इज माय फ्रेंड, राधा, हु इज माय फ्रेंड wants to meet me in the park today। तो आप इसको हटा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राधा इज द गर्ल
राधा इज द गर्ल, राधा इज द गर्ल who wants to meet me in the park today। ये जो अंडरलाइंड जो क्लोज है, जिस पर मैंने अंडरलाइन करी है, ये क्लोज है डिफाइनिंग क्लोज, और ऊपर वाला जो क्लोज है वो है नॉन डिफाइनिंग क्लोज। इसको हटाकर आप इस सब्जेक्ट को इस वर्ब से जोड़ सकते हैं, जबकि अगर मैं इसको हटा दूं तो इस राधा इज द गर्ल का, यानी राधा वो लड़की है, का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉन डिफाइनिंग क्लोज और डिफाइनिंग क्लोज। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, यानी जो डिफाइनिंग क्लोज है, यानी जो डिफाइनिंग क्लोज है, तो डिफाइनिंग क्लोज है वो ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर सेंटेंस में आता है जिसके बिना सेंटेंस का जो सेंस है, मीनिंग है, वो अधूरा है। जबकि नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज है, नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज है वो केवल एडिशनल इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि नॉट एसेंशियल और नॉट नेसेसरी, ठीक है, ऐसी होती है, उसके साथ सेंटेंस में उतरता है या सेंटेंस में लगाया जाता है। ये थोड़ा सा दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल और ले लो, जैसे राजेश हु इज अ टीचर, राजेश हु इज अ टीचर, राजेश जो कि एक टीचर है, हेल्प्स द पुअर चिल्ड्रन, राजेश हेल्प्स द पुअर चिल्ड्रन। तो ऐसे बोल सकते हो आप। और हु इज अ टीचर, टीचर बनाने की बताने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्यों? कि राजेश टीचर नहीं हो तो भी हेल्प करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं। राजेश इज द टीचर हु टीचेस माई चाइल्ड। तो ये हो गया नीचे वाला डिफाइनिंग क्लोज। यहां पर देखो, राजेश इज द टीचर, राजेश ही वो टीचर है जो मेरे बच्चे को पढ़ाता है, ये राजेश के अलावा कोई दूसरा टीचर नहीं है जो मेरे बच्चे को पढ़ाता है, इसलिए इसका रखना इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हु इज अ टीचर जो कि टीचर है, राजेश जो कि टीचर है, तो यहाँ पर टीचर बताना उतना जरूरी नहीं है जितना कि इस चीज का रखना या बताना ज्यादा जरूरी है। तो आप देख लो दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोई कॉमा नहीं है, वहां पर कॉमा है, वैसे भी पहचान में आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतना नहीं पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं बना है कि डिफाइनिंग क्लोज क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होता है, आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना है जो भी 3 4 5 बार सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हुआ है उसमें, है ना। लेकिन बन सकता है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाने की, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउंस की। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, रिलेटिव प्रोनाउंस की हम बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस, सबसे पहले हु, सिंपल से ट्रिक बता रहा हूं, ये ध्यान रखना है बस। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है, हु जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, तो इसके बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस वर्ब का रिलेशन किससे होता है, यहां आने वाले नाउन या प्रोनाउन से होता है, और यहां आने वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो क्या होगा, कोई पर्सन होगा। क्या होगा, पर्सन होगा, ये ध्यान रखना है बस। हु के लिए इतना ही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब होनी चाहिए।
जबकि अगर मैं whom की बात करूं तो whom क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहां पर इसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, यानी एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जो कि एक नए सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होगा। ठीक है, और ये whom भी किसके लिए काम आएगा, यहां आने वाले नाउन या प्रोनाउन के लिए काम आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये भी क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। तो हु का यूज भी हम पर्सन के लिए करते हैं, whom का यूज भी हम पर्सन के लिए करते हैं, जबकि विच का यूज निर्जीव चीजों के लिए, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर, इनके लिए किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यू आर द मैन, यू आर द मैन हु सेव्ड 100 चिल्ड्रन। तुम ही वो आदमी हो जिसने क्या किया था, 100 बच्चों को बचाया था। ये वर्ब किसके लिए आई है, इसके लिए आई है। ये जो नाउन है, ये जो वर्ब है, दोनों का जो रिलेशन है वो कौन बता रहा है, हु बता रहा है। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी। शी इज द गर्ल whom I give, whom I give, whom I give my lunch daily। यही वो लड़की है जिसको कि मैं मेरा लंच देता हूं। ठीक है, ये जो whom है यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये आई जो है, ये अलग सब्जेक्ट है, ये अलग वर्ब है, देख लो आप। ठीक है, इस आई का इस गर्ल से कोई रिलेशन नहीं, जबकि यहाँ पर इस वर्ब का मैन से रिलेशन है। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है वहां पर एग्जाम में कि whom के बाद सेंटेंस आएगा, ये ध्यान रखना है, और who के बाद वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना है। दोनों का जो यूज है वो किसके लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। किसके लिए होगा, पर्सन के लिए होगा। ठीक है, लिख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विच की। विच सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यानी इसके बाद वर्ब भी लगा सकते हो और इसके बाद सेंटेंस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विच के बाद जो आने वाली चीजें हैं, विच के पहले जो आने वाली चीजें हैं वो कोई थिंग्स भी हो सकती हैं, है ना, थिंग्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं। इनके लिए किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। विच सब्जेक्ट भी बन सकता है तो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे द टाइगर हु नहीं, विच, द टाइगर विच अटैक्ड यू, द टाइगर विच अटैक्ड यू was died yesterday। was died क्यों आएगा, died ही आएगा ना, सॉरी, है ना, died yesterday, नेचुरल डेथ के लिए।
जो टाइगर था जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था ना, वो कल मर गया। विच किसके लिए यूज किया गया? अच्छा, यहां पर पूछा जाए विच क्या है तो आप क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। टाइगर के लिए यूज हुआ है। द बुक्स, द बुक्स which you gave me were very boring। जो किताबें तुमने मुझे दी थी वो बहुत बोरिंग थी। यहां पर जो विच है वो किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? क्योंकि इसके बाद देखो पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? नॉन लिविंग थिंग, बुक्स के लिए यूज हुआ है। इसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए यूज हुआ है। एक बात, अब रह गई दैट की बात। दैट का सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं। दैट से पहले, दैट से पहले क्या क्या चीजें हो सकती, तब हमें दैट का यूज करना है। सबसे पहले तो चार थिंग, जैसे एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग। चारों में से कोई सा भी थिंग हो, हमेशा किसका यूज होगा? हमेशा किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा, ठीक है। फिर बात करें द ओनली, द सेम, द लिटिल, द फ्यू। ऐसे याद करना, चार थिंग वाले, चार द वाले शब्द, चार तो थिंग वाले और चार द वाले शब्द, ठीक है। चलो, तीन सबसे अलग होंगे, ऑल, नन और नो प्लस नाउन, ठीक है। तब भी आपको दैट का यूज करना है, तब भी आपको दैट का यूज करना है। और सुपरलेटिव डिग्री, और कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इन सभी में से कोई सा भी हो, दैट का यूज हम करते हैं सभी के लिए। सभी के लिए मतलब लिविंग, नॉन लिविंग, जानवर, पशु पक्षी, कुछ भी हो, इनमें से कोई होना चाहिए। याद कर लो, कंफर्म एक टपक जाएगा, इसकी गारंटी है। काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं। हाँ, अब इसके बाद आप चाहो तो वर्ब भी हो सकती है, इसको कंटिन्यू करना है तो, नई इंफॉर्मेशन देनी है तो फिर सेंटेंस भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे देखो, द सेम बुक, ऑप्शन आएगा विच दैट, ऐसे तो आपको दैट लगाना है क्योंकि द सेम आ गया। द सेम बुक दैट यू गेव मी, द सेम बुक
वही सेम बुक जो तुमने मुझे दी थी, वॉज विद रमेश, वो रमेश के पास भी थी। जो सेम बुक तुमने मुझे दी थी वो रमेश के पास भी थी। फिर देखो एनीथिंग विच दैट, इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, दैट लगाना है क्योंकि थिंग आ गया, पढ़ लो। एनीथिंग दैट यू वांट आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। एक सुपरलेटिव डिग्री का ले लेता हूं। यू हैव द मोस्ट, you have the most important, you have the most important project that I wished for, इसके लिए मैंने विश किया था। यहाँ पर दैट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, द मोस्ट है, यहाँ पर क्या है, द मोस्ट है। इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस हमें काम में लेने हैं, इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस हमें काम में लेने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमारे प्रोनाउंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और कुछ रहेगा तो मैं और देख लूंगा और एक और क्लास ले लूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच। अच्छे से मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, पुराने एग्जाम्पल्स देखें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।